हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग साइकोमेट्रिक का एक रिवीजन लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसमें हम वो सारी साइकोमेट्रिक की चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने साइकोमेट्रिक के चार्ट से पहले पढ़ी थी कि मतलब साइकोमेट्रिक क्या होती है या कंडीशनिंग क्या होती है, जो भी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं साइकोमेट्रिक में वो क्या होते हैं, जो टेम्परेचर के टर्म्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो लेक्चर्स हैं, ये स्टार्टिंग के जो वीडियो लेक्चर्स थे उनमें मुझे सजेशंस मिली थी कि थोड़े से वॉइस इश्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये कंप्लीट लेक्चर बना दिया। इसके साथ आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा साइकोमेट्रिक का, और उन लेक्चर्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ध्यान में रखते हुए ये एक नया वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए। साइकोमेट्रिक या आरईसी के अदर टॉपिक्स से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, हिंदी इंग्लिश में जो भी नोट्स और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लेक्चर पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एयर कंडीशनिंग से। एयर कंडीशनिंग में हम लोग अपने अनुसार एयर के कुछ पैरामीटर्स में चेंज करते हैं, जैसे कि उसके तापमान में, आर्द्रता में, एयर की जो क्लीनलीनेस होती है, स्वच्छता की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो एयर होता है बाहर का, आउटसाइड का, उसमें कुछ प्रकार की स्मेल आ सकती है, और साथ ही कुछ डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स मिले हुए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक स्ट्रेनर के द्वारा हटा सकते हैं और एक स्वच्छ एयर को अपने कमरे में या अपने जो भी स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पे हमें यूज़ करना है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग एयर के मोशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किस दिशा में मूव करना है एयर को, या उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और इन पे चेंजेस कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग जो होता है, अगर हम लोग उसका डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें वही सारे चार कंपोनेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ होते हैं, जो कि आपके घर में भी जो फ्रिज रखा होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं। ये चार कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस किया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और साथ ही तापमान में भी वृद्धि की जाती है। उसके बाद कंडेंसर कॉइल्स में मूव करता है। कंडेंसर कॉइल्स में इसके तापमान को थोड़ा सा कम किया जाता है, जो भी इसके अंदर की हीट होती है उसको रिजेक्ट करवाया जाता है। तो वो निकाल के जो हमारा तापमान होता है वो घट जाता है। उसके बाद ये मूव करता है एक्सपेंशन वाल्व्स में। एक्सपेंशन वाल्व्स में इसका प्रेशर काफ़ी सडन ड्रॉप होता है। प्रेशर के सडन ड्रॉप होने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यही कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारे कूलिंग कॉइल्स के थ्रू जो भी हमारा स्पेसिफाइड एरिया होता है उसमें एक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उस एरिया को ठंडा कर देता है हमारे अपने डिज़ायर्ड वैल्यू के अनुसार। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। जो भी हमारे वेदर होती है उसमें जो भी तापमान होता है या जिस प्रकार की आर्द्रता होती है उसी अनुसार हम लोग एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। तो हमारे वातावरण का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है जिस प्रकार की हम लोगों को एयर कंडीशनिंग करनी होती है। मेनली दो प्रकार का होता है। एक जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हमारे घरों में यूज़ होता है वो होता है हमारा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। इसे भी हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं हमारे वेदर के अनुसार। पहला होता है हमारा समर एयर कंडीशनिंग, जो कि हम गर्मियों में यूज़ करते हैं। तो गर्मियों में जो हमारा तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, आउटसाइड एयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ उसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारी स्किन होती है उसमें स्वेटिंग होती है और एक चिपचिपापन सा होता है। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप का एक एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर को कम कर सकें और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को भी हम लोग कंट्रोल कर सकें, कम कर सकें। तो नेक्स्ट होता है हमारा विंटर एयर कंडीशनिंग। विंटर्स में हमारे जिस प्रकार के वेदर होती है, जिस प्रकार का तापमान होता है वो काफ़ी कम होता है और आर्द्रता जो होती है वो भी काफ़ी कम होती है। इसलिए हमारी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। इसीलिए जो हमें एयर कंडीशनिंग करनी होती है उसमें हम लोग तापमान की वृद्धि करते हैं और साथ ही साथ आर्द्रता में भी वृद्धि लाते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो है वो हम लोगों ने साइकोमेट्रिक चार्ट में डिस्कस कर रखे हैं, किस प्रकार से प्रोसेस होता है, किस प्रकार से उसका ग्राफ होता है। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा और आप लोगों को जानना है तो आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारा होता है एयर कंडीशनिंग वो होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। मतलब जिस प्रकार का भी हमें रॉ मटेरियल को अगर स्टोर करना है या फिर प्रोडक्ट को स्टोर करना है तो हमें जो भी कंडीशंस अप्लाई करनी होगी एयर की, जो भी टेम्परेचर चाहिए होगा, जो भी ह्यूमिडिटी या अदर फैक्टर्स चाहिए होंगे, उस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज देखा होगा।
जिसमें वेजिटेबल्स या आलू या इस प्रकार की चीज़ों को स्टोर किया जाता है, तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, उस अकॉर्डिंग हम लोग एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं साइकोमेट्रिक क्या होती है। जब हम लोगों ने एयर कंडीशनिंग यूज़ किया था, तो एयर कंडीशनिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा वाटर वेपर एयर है उसमें कुछ वाटर वेपर भी मिले हुए हैं। हम लोग एक प्रकार का कंडेंसेशन भी कर रहे हैं या अलग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो भी कर रहे होते हैं। तो जब भी हम लोग एयर या ड्राई एयर या वाटर वेपर, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम लोग एक कंप्लीट स्टडी करते हैं, वही हमारा एक साइकोमेट्रिक का टर्म हमने दे दिया है, वही हमारा साइकोमेट्रिक कहलाता है। साइकोमेट्रिक में अगर हम लोग देखें तो कुछ हम लोग टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे ड्राई एयर। तो ड्राई एयर ऐसा एयर होता है जिसमें वाटर वेपर्स की कोई भी मात्रा प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा मॉइस्ट एयर, एक ऐसा एयर जिसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, उसे हम लोग मॉइस्ट एयर कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सैचुरेटेड एयर होता है। तो जो भी हमारा एयर है उसमें हम लोगों ने वाटर वेपर को मिलाया है, अगर वो मैक्सिमम लिमिट तक वाटर वेपर है, मतलब एयर अब इससे ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वही होती है हमारी सैचुरेटेड एयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइकोमेट्रिक के कुछ टर्म्स, जैसे कि विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो भी हमारे पास एयर का मिक्सचर है उसमें जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है और जितना भी ड्राई एयर प्रेजेंट है, ये दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वही हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है। मतलब मास ऑफ वाटर वेपर, कितना फ्रैक्शन वाटर वेपर का प्रेजेंट है अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, यही हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाती है। इसे हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स होगा उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लोग मास और प्रेशर दोनों के टर्म्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। अब ये एक रिलेटिव टर्म है, मतलब किसी प्रकार का कंपैरिजन है, तो इसको समझते हैं हम लोगों ने एक एयर लिया है। अब एयर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, वही एयर जब फुली सेचुरेटेड हो जाएगी, मतलब कंप्लीट वाटर वेपर उसमें भर चुका होगा, वो उससे ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उस टाइम पे उसका जो मास होगा वाटर वेपर का वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों का जो भी अनुपात निकलेगा वो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन स्टेट। तो ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। इसे भी हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो मास के टर्म्स में या प्रेशर के टर्म्स में हम लोग इसको फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है जी का टर्म लिखा हुआ है mv/mg, तो जी जो है वो सेचुरेशन स्टेट को डिनोट कर रहा है, तो मास ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेशन। ये होती है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के काफ़ी एप्लीकेशंस हैं साइकोमेट्रिक में। ये हम लोगों ने साइकोमेट्रिक चार्ट जब डिस्कस किया था तो हम लोगों ने किया था, जैसे कि ड्राई एयर अगर होती है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग 0% लेते हैं। अगर हमारे एयर जो है वो फुली सेचुरेटेड है तो उसकी ह्यूमिडिटी हम लोग 100% लेते हैं। और हमारे जो नॉर्मल डेली के जो भी हम लोगों की कंडीशनिंग होती है एयर की, उसमें जो रिक्वायर्ड होता है वो हमारा 40 से 60% के बीच में हमें चाहिए होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हम एयर की कंडीशनिंग करते हैं उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होती है। ये भी एक रिलेटिव टर्म है। इसमें क्या होता है, हम लोग अपना जो भी इसे भी समझते हैं, हम लोग जो हमने एयर लिया है इसमें कितना इसकी ह्यूमिडिटी रेशियो है और कितनी इसकी ह्यूमिडिटी रेशियो हो जाएगी तब जब ये फुली सेचुरेटेड हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा रेशियो है या फ्रैक्शन है हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो का। ह्यूमिडिटी रेशियो कितनी है और कितनी हो जाएगी सेचुरेशन स्टेट में, यही हमारी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहलाती है। तो अगर हम लोग सेपरेटली फार्मूला लिख लें हमारी ह्यूमिडिटी रेशियो का, तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी हमारी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। इसके साथ ही हम लोग इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं क्या इसका फॉर्मूला है, आपके सामने लिखा हुआ है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये सारे फॉर्मूलेज ईजिली यूज़ हो जाते हैं, एकदम वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर। सिंपल आप लोगों को वैल्यूज़ दी जाएगी और आप लोगों से पूछा जाएगा आप बताइए इसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। तो एक बार आपको फॉर्मूले याद होगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग जानते ही हैं उसकी 0 से 100% के बीच में होती है, वो परसेंटेज में होता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन फ्रैक्शन में होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं
कई तापमान, कई टाइप के टेम्परेचर्स यूज़ किए जाते हैं साइकोमेट्रिक जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ड्राई एयर टेम्परेचर। अभी ये जो टर्म है बहुत भारी सा, ड्राई एयर टेम्परेचर, ये कुछ नहीं है, बस एक ये साधारण जो एयर का तापमान होता है उसी को हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। अब बल्ब समझते हैं क्या होता है। जब भी हम लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो उसके एक साइड पे कुछ जो मरकरी का जो एक विक बनी रहती है, उसी को हम लोग बल्ब कहते हैं थर्मोमीटर का। और अगर वो ड्राई होता है, मतलब उसमें कुछ भी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, कुछ कॉटन नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं यूज़ किया है, तो वो एक ड्राई हो गया, सूखा हुआ। तो शुष्क बल्ब तापमान उसी को कहते हैं जो एक साधारण हमारा तापमान होता है वातावरण का। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। अब वही जो बल्ब है थर्मोमीटर का, उसमें हम लोगों ने कोई गीला कॉटन लगा दिया है, और वो जो कॉटन है उसमें लगातार हम लोग पानी की सप्लाई दे रहे हैं, तो मतलब वो कम्प्लीटली गीला है हर वक्त। तो यही जो हमारा बल्ब जो होता है उसमें जब हम लोग कॉटन की विक लगा देते हैं जो कि उस वेट कॉटन होता है, तो वो जब तापमान देती है तो वो उस प्रकार का तापमान देती है जैसे कि हमारी वायु जो है उसमें वो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो उस टाइम जो हमारा जो टेम्परेचर आता है वो आता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। इसमें एयर में जितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ एयर की जो वेलोसिटी होती है, इन सारी चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस तापमान पे। हालांकि जब हम लोग ड्राई बल्ब की बात करते हैं तो उसमें एयर में क्या डायरेक्शन है, क्या वेलोसिटी है, या फिर उसमें कितनी आर्द्रता है, इन सारी चीज़ों का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। एक तरफ एक थर्मोमीटर है जिसमें रेड कलर की लाइन है, टेम्परेचर शो हो रही है, ये हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। उसके बगल में एक और थर्मोमीटर है जिसमें थर्मोमीटर जो लगा हुआ है उसमें कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हम लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ वेलोसिटी भी हम लोग, एयर जो है वो फ्लो होके आ रही है वहाँ पे, वो भी देख सकते हैं। तो जो तापमान हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। ये हमेशा हमारे ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये होता है हमारा औसांक तापमान। जो हमारा एयर है उसमें कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये वाटर वेपर्स ठंडे हो जाएंगे, मतलब वेपर जब ठंडा होता है तो वो लिक्विड बन जाता है। तो यही वो टेम्परेचर होगा जहाँ पे पहला ओस की बूंद या पहला ड्यू जो होगा वो हमारा फॉर्म होगा आसपास के जो भी एयर के वेपर्स हैं उसमें, तो वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। तो डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास में हम लोगों ने कुछ ठंडा पानी डाला और उसके ऊपर से कुछ आइस डाल दी। अब हमारा वाटर जो है अंदर, जो ग्लास के अंदर है, वो काफ़ी ठंडा है। उसके आसपास जो भी एयर है वो, उसमें कुछ जो भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, अब वो जब इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होके वहाँ पे ड्रॉपलेट्स का फॉर्म करेंगे। हमने अक्सर देखा होगा, तो जब भी हम लोग ठंडा पानी यूज़ करते हैं, अगर काफ़ी देर तक रख दिया जाए तो उसमें कुछ कुछ ड्रॉप्स फॉर्म हो जाते हैं वाटर के बाहरी सरफेस पे। उसी को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और वो जो ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ड्यू। अगर हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये सारे टेम्परेचर्स होते क्या हैं, देखते हैं डायग्राम। एक्स एक्सिस पे है हमारा टेम्परेचर, वाई पे है हमारी एंट्रोपी, और ये एक कर्व बना हुआ है। ये जो कर्व है ये वही वाला कर्व है जो हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस के स्टेट में पढ़ा था। तो उस पे भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था हमने ये। तो फर्स्ट जो हमारा 1 नंबर लिखा हुआ है वो हमारी इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पे हमारा जो एयर है वो अभी इनिशियल कंडीशन में प्रेजेंट है। इस टाइम पे जो हमारा तापमान है वो कहलाएगा हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। 1 से जब 2 तक हम लोग मूव करेंगे, एक एडियाबैटिक कूलिंग करेंगे। एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है ये हम लोग एक लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है एडियाबैटिक सैचुरेशन का। तो 1 से लेकर 2 तक हमने एडियाबैटिक कूलिंग की, और इस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर मिला सैचुरेशन स्टेट पे वो है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। 1 से लेकर 3 तक हम लोग जा रहे हैं, और हम लोग इस टाइम जो कूलिंग कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग कर रहे हैं। अब जब हम सैचुरेशन स्टेट पे पहुँचे तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। तो मतलब जब भी हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो जो प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग का प्रोसेस। तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो ड्यू पॉइंट हो जाएगा।
ये हम लोगों ने सारे टेम्परेचर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्लिंग साइकोमीटर क्या होता है। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि दो तापमान को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। पहला ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरा वेट बल्ब टेम्परेचर। स्लिंग साइकोमीटर जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एक हैंडल बना है, हैंडल को हम लोग चारों तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा थर्मोमीटर है वो इधर उधर मूव करेगा, एक रोटेशनल मोशन देगा, और जो एयर की वैल्यू होगी टेम्परेचर की वो कैलकुलेट करेगा। तो इसका एक थर्मोमीटर तो ऐसे ही है ड्राई बल्ब टेम्परेचर के वैल्यू को मेजर करने के लिए, और दूसरा जो थर्मोमीटर है उसके एक साइड पे गीला कॉटन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो वो टेम्परेचर मेजर करेगा वो हमारा हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। इस प्रकार से इसको घुमा के हम लोग दोनों तापमान को मेजर कर सकते हैं आसानी से। बहुत इजीली मेजरेबल डिवाइस है जिसे हम लोग स्लिंग साइकोमीटर कहते हैं। तो ये है कंप्लीट लेक्चर आपका साइकोमेट्रिक के बेस पे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग एक बार लेक्चर को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट और साइकोमेट्रिक डायग्राम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।